हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर, हाल मत पूछिए आप। बाजार जो है ऊपरी लेवल पर रुक ही नहीं रहा है और बाजार ने जो अभी करके दिखाया है ऐसा हमने पिछले 2 साल में नहीं देखा। यानी कि जिस तरीके की वीकनेस इस बार आपको नज़र आ रही है, ऐसी वीकनेस आपने पिछले 2 साल में नहीं देखी। ऐसा मुझे लगता है कि मेरा मानना तो है ही, लेकिन आपका भी शायद मानना होगा। इंडेक्स के लेवल के ऊपर इस तरीके की वीकनेस हमने काफ़ी कम देखी है, या मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 साल के दौरान इतनी ज़बरदस्त वीकनेस हमने नहीं देखी, क्योंकि बाजार जब भी वीक होता था तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आता था और आज जो बाउंस आया उसकी हवा निकल गई। कल मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो मुझे याद है कि मैंने आपके साथ क्या बातें की थी। तो मैंने आपसे कहा था कि जो 35,200 के आसपास का जो दायरा है बैंक निफ्टी के अंदर, वो एक काफ़ी अहम लेवल है जहां से बाउंस होगा और भूल कर भी यहां पर शॉर्ट नहीं बनते हैं। बाजार ने वैसा किया भी। बाजार देखिएगा ओपन ही 3575 पर हुए और बाजार 3575 पर जो ओपन हुए उसका मेन रीज़न था यूएस मार्केट के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, जबकि फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट जो है 50 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ किया, क्योंकि यूएस के मार्केट्स को 0.75 यानी कि 75 बेसिस पॉइंट का उम्मीद थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, तो उससे कम थे। बाजार ने थम्स अप लिया। हमारे बाजार भी उसी थम्स अप को जो है कंटिन्यू करते हुए नजर आए, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि 35,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बाजार उसके ऊपर गया, टिकने की कोशिश की लेकिन ना टिक पाया और तकरीबन आधे पौने घंटे के आसपास जो है बाजार उन लेवल से ऊपर बना रहा, लेकिन फिर अंत में जो है सांस छोड़ता हुआ नजर आया और 12 बजे के आसपास उन लेवल्स के नीचे आ गया और उसके बाद लगातार बाजार नीचे की तरफ रुख करते रहे और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी जो है गिरावट का रुख बना और 1:45 बजे के आसपास का टाइम था। 2 बजे के बाद और सीवियर हो गया, 3 बजे के बाद और सीवियर हो गया और आप देखते हैं कि 3 बजे के बाद 35133 पॉइंट्स के जो है लो भी लगे। अब ये जो संकेत दे रहे हैं ये चार्ट पे कैसे संकेत हैं? अगर हम इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो डेली चार्ट पे पहले एम बना, दूसरे में देखिएगा एम बनने को नेगलेक्ट किया, लेकिन अब बाजार एक तरीके से एम बनाने की कोशिश कर रहा है। इस एम का बेस पॉइंट आता है 34,000। देखिएगा ये जो 3 कैंडल्स हैं ये यूक्रेन युद्ध के समय थी, मैं इनको ज़्यादा तरजीह नहीं देता हूँ, लेकिन ये लेवल्स हैं 34,000 के आसपास। हो सकता है कि आपको कल बैंक निफ्टी 35,000 के दायरे तोड़ता हुआ नजर आए। 34,800 की अपनी एक अहम सपोर्ट जो अभी हालांकि अभी सपोर्ट पे बंद हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी तकरीबन 250 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, डाउ जोन्स के अंदर 1000 पॉइंट्स की कमजोरी है, नेस्डैक 5% डाउन है, इन सभी संकेतों से ऐसा लगता है कि शायद कल हम 34,800 को ब्रीच कर दे और शायद 34,800 को कोशिश करें कि काफ़ी देर रोकने की कोशिश करें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 34 से लेकर 34,800 काफ़ी अच्छा अहम लेवल है। यहाँ पर शॉर्ट्स की जो है हम सलाह नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक कंसोलिडेशन वाला जोन है, काफ़ी कंसोलिडेशन पहले भी हुआ है और जैसा कि आज मैंने आपके साथ बात की कि बाजार जो है कल आज जो टेक्निकल बाउंस बैक आया, जो टेक्निकल रैली थी या हम इसको बोल सकते हैं कि रिलीफ रैली थी, उसकी हवा निकल गई। तो ये जो संकेत है ये काफ़ी वीक है। उसके बाद अभी यूएस मार्केट से वीक संकेत आने शुरू हो गए, तो कुल मिलाकर संकेत वीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बाजार के अंदर सेलिंग करने की बजाय साइड लाइन पर रहना जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित है। जब एक बेस बने उसके बाद बाइंग के मौके बनते हैं, लेकिन आप लोगों को बताऊं कि रिटेलर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग कर रखी है, डीआईज ने अच्छी बाइंग कर रखी है। अब बाजार शायद उन लोगों को फंसाने की तैयारी कर चुका है और लोग काफ़ी फंस भी चुके हैं। आप लोग ये बात जानते हैं, जिस तरीके से मैंने आपके साथ पिछले 3-4 दिनों में चर्चा की। जो घटनाएं अभी यूएस के बाज़ारों में, इंडिया के बाज़ारों में घट रही हैं, इनका मैंने आकलन जो है 3 महीने पहले ही आपके साथ पेश किया था।
तब मैं आपसे बॉन्ड यील्ड की बात करता था। मैंने कहा था कि यूएस की बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंडिया के अंदर आपको आता हुआ नज़र आएगा। इंडिया के अब जो बाज़ार है वो बेशक से आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, बट फंडामेंटली वीक है हम, और अब टेक्निकल सेटअप भी वीक होता जा रहा है। और कुल मिलाकर अब जो सेटअप हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक वीकनेस के संकेत है। और जो कल आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया, उसके बाद शायद एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी नेगेटिव आपको देखने के लिए मिला। अभी भी जो है अगर मिड कैप या स्मॉल कैप देखें तो ज़्यादा करेक्शन नहीं हुई है। हालांकि आज निफ्टी प्लस में बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी कहाँ से प्लस में बंद हुआ है, 16945 के हाई लगाता है और वहाँ से वापस आता है 16854 पे खुलने के बाद। अब ये जो बाजार उल्टे रिवर्स हुए हैं, ये थोड़ा सा चिंता का जो है विषय है। और मैंने कल आपको बोला था 16,800 एक अच्छी खासी जो है रेजिस्टेंस है, लेकिन बाज़ार खुले उसके ऊपर, लेकिन बाज़ार 16,800 को होल्ड नहीं कर पाए। बाज़ार में एक अच्छी सपोर्ट है 16,550 और 16,500, लेकिन अब मैं ये मान रहा था कि आज इसके आसपास आएंगे बाज़ार और चलेंगे। अगर बाज़ार इन लेवल्स के नीचे खुलते हैं तब भी मुझे लगता है कि 16,500 के आसपास बाज़ार एक बार रीटेस्ट करने जरूर आए। एक अच्छा खासा लेवल है, लेकिन अभी सिंगापुर निफ्टी के अगर संकेत देखें तो बाज़ार 16,500 के नीचे ही खुलता हुआ नज़र आ रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो है एक तरफा जो है बिकवाली से भी बच के रहना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति के अंदर बाज़ार के अंदर थोड़ा सा साइड लाइन में बैठने का समय है, क्योंकि बाज़ार अगर यहाँ से बाउंस होता है तो भी बड़ी तेज़ी से होगा। बाज़ार में जिस तरीके के संकेत हैं टेक्निकल सेटअप पे वो वीक वाले हैं, तो जनरली ऐसी स्थिति के अंदर बाज़ार थोड़े वाइल्ड मूव देता है, और वाइल्ड मूव के अंदर जनरली रिटेलर्स जो हैं फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही प्रोफेशनल जो है अंदाज के अंदर जो है ट्रेड करना पड़ता है, और जिस तरीके से एल्गोज काम कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी बाज़ार के अंदर 2-3-4 दिन जब तक बाज़ार स्टेबल नहीं होते, या तो नीचे जाकर या बाज़ार में दोबारा से कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक मुझे लगता है कि ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल काम है आज की परिस्थिति में। और यही चार्ट से भी संकेत आ रहे हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को भी देखेंगे तो जिस तरीके से बाज़ार आए हैं उसके हिसाब से भी अब जो 16,300 16,200 के आसपास के दायरे हैं वहाँ पर बेस बनता है। तो इसी तरीके से 34,000 निफ्टी में और 16,200 बैंक निफ्टी में, इन आंकड़ों पर आप गौर फरमाइएगा। और ये मेजर बेसिस है, और यहाँ तक हो सकता है कि बाज़ार आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर शायद ऊपर की हम रुक करने की कोशिश करें, या नीचे का वो तो आने वाला समय बताएगा। बट बाज़ार के अंदर अभी जो वीकनेस बनी है मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खरीदना छोड़ देंगे। ऐसी जो गिरावटें होती हैं वही खरीदने का टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि कैश तैयार रखने का समय है, और बाज़ार की इस गिरावट के अंदर बहुत जो फंडामेंटल साउंड शेयर्स हैं जो आप खरीदने की इच्छा कर रहे थे बहुत समय से, लेकिन आपके मन मुताबिक भाव नहीं आ रहे थे, वो सारे भाव आपको मिलते हुए नज़र आने चाहिए। इससे ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं है कि बाज़ार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का दायरा होता है तो उस समय पर बाज़ार से लिक्विडिटी कम हो जाती है, और अच्छी कंपनी सही प्रॉफिट्स रिपोर्ट करने के बावजूद भी सस्ती वैल्यूशंस पर ट्रेड करने लगती है, और जब लिक्विडिटी आती है तो वैल्यूशंस महंगे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात फंडामेंटल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो गए, बट एक लिक्विडिटी अगर बाज़ार से आउट होती है तो आप लोग मानते हैं कि अगर पैसा जो जिस चीज़ को चेस कर रहा था अगर वही कम हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी किस तरीके से शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करती है। मैं जस्ट एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि देखिएगा, जब कल आरबीआई का जो मूव है उससे तकरीबन डायरेक्टली 80,000 करोड़ के आसपास का जो है कैश जो है बैंकों की बैलेंस शीट से आरबीआई की बैलेंस शीट में चला जाएगा। अल्टीमेटली 80,000 करोड़ की लिक्विडिटी कम होने के संकेत मिलते हैं, जो जिस तरीके का कल 50 बेसिस पॉइंट का CRR बढ़ा है। कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि जो पैसा डिपॉजिट्स के रूप में, टाइम या डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, यानी कि बैंक एफडी पे, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है बैंकों के पास, उसका 4% पैसा आरबीआई के पास रखना था। उस पर ब्याज भी नहीं देता आरबीआई। अब वो पैसा जो है आपको 4.5% रखना है। तो अल्टीमेटली जो डिपॉजिट्स है उसका जो आधा पैसा, आधा % जो था वो आप लोन के रूप में बांट सकते थे, यानी कि बैंक लोन के रूप में बांट सकते थे कमर्शियल बैंक। अब वो पैसा आरबीआई के पास रखना है।
तो ये एक जो है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है। इस पैसे को या तो बैंक लोन के रूप में देते हैं या इक्विटी खरीदने में, डेट खरीदने में देते, तो वो लिक्विडिटी बाजार से गायब होगी। और आगे चल के जिस तरीके की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में, हालांकि ये महीने के अंत से अप्लाई होना है, 20 तारीख के बाद ये एप्लीकेबल होना है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भी ये बात पक्की है कि जो आगे के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे उनमें भी 1%, और जो डिपॉजिट्स अभी हैं फिलहाल वहाँ से 80,000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी बाहर होगी। और ये जो लिक्विडिटी है 1 लाख करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि जो डेटा उपलब्ध है बाजार में उसके हिसाब से 80,000 करोड़ का आसपास का आकलन है, लेकिन ये आकलन जो है 1 लाख करोड़ के आसपास भी जा सकता है। तो यहाँ से जो लिक्विडिटी की जो है समस्या आ रही है। दूसरा, जो लोग बैंक एफडी में पैसा नहीं लगाते थे या एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, वहाँ पर भी अच्छे चांसेस हैं जो मुझे लगता है। दूसरी बात के साथ साथ तीसरी बात ध्यान रखिएगा, जो लिक्विड फंड्स हैं या बॉन्ड फंड्स हैं वहाँ पर ही इनकम घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न ये कि जो बॉन्ड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, उन बॉन्ड्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से बॉन्ड की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि जो फेयर वैल्यू है वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड फंड्स हैं या डेट फंड्स हैं वहाँ पर, इवन बैलेंस फंड के अंदर भी काफ़ी पोर्शन होता है, उनकी NAV रिड्यूस होने का चांसेस रहता है। तो मैं भी पिछले 2-3 महीने से यही सलाह दे रहा था कि अभी लिक्विड फंड्स में या डेट फंड्स में पैसा डालने का समय नहीं है। अगर आपको डेट में डालना भी है तो शॉर्ट पीरियड्स की आप FD रख सकते हैं, और जब अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो दोबारा आप उसमें स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड अभी जो है इस परिस्थिति में बढ़ रही हैं, तो तकरीबन 7% के आसपास का इंटरेस्ट मिलने की परिस्थिति में अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आ गए। तो इन सब रीजंस की वजह से लगता है कि बहुत सारा पैसा डेट में भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है, और इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर ही पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। और अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की साइकिल स्टार्ट हुई है, तो ये शायद स्टॉक मार्केट पे थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड भी डाल सकती है ऊपर की लेवल्स पे प्रेशर्स का। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाजार में भी जो करेक्शन हो रही है, इसके बाद बाजार तुरंत उठ के खड़े होंगे उसके चांसेस भी थोड़े से कम है। जिस तरीके से आज ऊपरी लेवल से जो है प्रेशर आया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार एकदम गिर जाएंगे, बट बाजार के अंदर ऊपरी लेवल पर सेलिंग जो है जरूर से जरूर देखी जाएगी, जैसा आज भी हमने फील किया। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे थे और मैंने बोला भी था कि निचले लेवल पे बेचना नहीं है, निचले लेवल पे एक बाउंस आना चाहिए, बाउंस आ गया, बट मुझे उम्मीद थी कि बाउंस सस्टेन करना चाहिए, लेकिन वीकली एक्सपायरी थी, वो सस्टेन नहीं कर पाया। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, HCL टेक, अब जो दिग्गज शेयर्स हैं उन पर देखिएगा लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। अब जद्दोजहद रहेगी FIIs और DIIs में। और आपको बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर लगेगा, मुझे जो लग रहा है, मुझे जो रिस्क है वो दूसरा है कि अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स फंसेंगे, HNI इन्वेस्टर्स फंसेंगे, जो हमारे देश की ताकत भी है, और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है उन्होंने जो इस इंडेक्स को मैनेज किया है और रोकने की कोशिश की है, उनको भी शायद एक बार बैकफुट पे आना पड़े। अगर वो बैकफुट पे आते हैं तो फिर इंडिया मार्केट में पेन हो सकता है। ये मैं मीडियम टर्म के अंदर बात कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी सी चिंता है। लेकिन बाजार एक बार सेटल हो जाए नीचे, तो फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा करेक्शन ना हो, और यहाँ पे सेटल होने के बाद बाजार अच्छे ही करे। तो 16,200 तक हमें लगता है कि बाजार इस महीने के अंत तक आ सकता है, जो मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी। और इसी तरीके से 34,000 34,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है, और अगर कोई ज़्यादा सीवियर पेन नहीं हुआ तो। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे बेस बने, एक अच्छे जो शेयर्स हैं वहाँ पे खरीदने के मौके मिले। जो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी है, वो मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि इंडेक्स के मुकाबले में ये जो शेयर स्मॉल कैप और मिड कैप्स हैं, इनके अंदर अब गिरावट का रुख ज़्यादा तीव्र हो सकता है। और कल अगर गलत ना हूँ तो कल जो आने वाला कल है, कल आप देखेंगे कि कल लार्ज कैप के सामने स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी बुरे तरीके से आपको प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से आज के चार्ट पैटर्न बने हैं इंडेक्स के अंदर, जिस तरीके से ऊपरी लेवल पर नहीं ठहरा और ऊपर से सेलिंग हुई, और उसकी बदौलत अब हमें लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में पेन बढ़ सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1104 शेयर्स के थे 826 के मुकाबले में। एडवांस डिक्लाइन इतनी ख़राब नहीं लगेगी, और मोस्टली जो शेयर्स हैं टेक पैक में, वो आज डिफेंसिव जो है अच्छा कर रहे थे। कल मैंने आपके साथ बात की थी टाटा स्टील के बारे में, तो देखिएगा टाटा स्टील में मैं यही बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से स्प्लिट हुआ है और 50 रुपये से ऊपर का डिविडेंड है, इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि 1200 रुपये के आसपास अगर टाटा स्टील का शेयर्स मिलता है तो शायद एक अच्छी बैट होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर 1250 के नीचे अभी भी
लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म का ओरिजिन है वहाँ पे मुझे लगता है कि टाटा स्टील अभी भी डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है। और जिस तरीके से स्टील के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं और आगे भी हमें कोई नीचे नरमी के संकेत नहीं मिल रहे। हालांकि टाटा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जरूर बढ़ गई है तो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी टेक्निकल सेटअप्स के हिसाब से भी देखें तो अभी इतना वीक नहीं हुआ है। और टाटा स्टील के अंदर एक इंट्रेंसिंग वैल्यू अगर हम देखें, जिस तरीके का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है पिछले 2-3 साल में, तो शायद एक अच्छी वैल्यू बाय बनेगी 1200 रुपये के आसपास या 1200 के नीचे। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, लेकिन आप शेयर्स खरीदें या बेचें या किसी तरीके की कोई पोजीशन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस से जो है टाटा स्टील के बारे में बता रहा हूँ। कभी मुझे समय लगेगा तो मैं टाटा स्टील का एक अलग से आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हुआ नजर आऊँगा। रिस्क रिवार्ड के एंगल से अभी भी मुझे लगता है कि 1200 रुपये के और 1100 रुपये के बीच में अगर शेयर मिलता है और फिर स्प्लिट और डिविडेंड दोनों को हम एडजस्ट करें तो ठीक वैल्यू जो है मुझे लगती है। लेकिन बाजार की दशाएं जिस तरीके की हैं, स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से स्थिति है, तो डाउन साइड के लिए भी जो है आपको तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप खरीदेंगे उस दिन से ही शेयर बढ़ना शुरू होगा, बट वैल्यू वाइज अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझसे बात करेंगे तो मैं इस वैल्यू के साथ जो है मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू जो है 1200 एक रीजनेबल वैल्यूशन है। इंडसइंड बैंक कल परसों 1000 रुपये के ऊपर चल रहा था, आज भाई सब इसकी हवा निकाल दी। रिजल्ट के बाद कल अच्छा चल रहा था और कल भी हालांकि ऊपरी लेवल से टूटा था बाद में। ब्रिटेनिया, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, अल्ट्राटेक सब जगह कमजोरी थी। अब एफएमसीजी में देखिएगा टाटा कंज्यूमर के अच्छे रिजल्ट के बाद भी गिरावट हो गई, ब्रिटेनिया में भी जो है गिरावट आपको देखने के लिए मिली। एफएमसीजी में जो है प्रेशर कॉस्ट का जो है आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कल के कोटक महिंद्रा के बैंक के रिजल्ट की बात करें तो कोटक महिंद्रा के रिजल्ट के बाद अच्छे रिजल्ट के बाद कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज कमजोरी थी एचडीएफसी बैंक में, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में कमजोरी रही। इंडसइंड बैंक के अंदर भी वीकनेस थी जहां से आपको कमजोरी देखने के लिए मिली। बाकी कुल मिलाकर आज जो है आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक ने जो है बैंक निफ्टी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। एफआईआईज आज भी 2000 करोड़ का माल बेच गए। आरडीआईज ने देखिएगा 2200 करोड़ का माल खरीदा, इसलिए फ्लैट क्लोजिंग देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बाकी कैश डेटा की बात करें तो ज़्यादा है नहीं। ऑप्शन चेन के डेटा भी अभी बता रहे हैं कि पुट राइटर्स घबराए, यानी कि तेज़ी करने वाले जो पुट राइटर्स हैं वो बैकफुट पे हैं। डाउ जोन्स देखिएगा 33,198 पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि थोड़ी देर पहले 33,000 के नीचे भी चला गया था। तो यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ से भी एक वीकनेस आ रही है, बट ये कल जितनी तेजी हुई थी उतनी वीकनेस है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारा जो सेटअप ख़राब हुआ है मैं उसकी वजह से ज़्यादा चिंतित हूँ। और अगली चिंता आ रही है ब्रेंट क्रूड से, जो कि $111 पे चला गया, तो हमारे लिए कॉस्ट प्रेशर्स देखने के लिए मिलेंगे। आज मैं अगर आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो बेमानी होगा, क्योंकि डेटा ही नहीं है, आज बहुत ही कम डेटा है और इन डेटा पॉइंट्स पर कोई भी कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन 16,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी भी हमें लगता है अब रहने वाला है, और 16,500-550 एक अच्छा बेस है। लेकिन अगर इसके नीचे बाजार खिसक जाते हैं और ओपन ही नीचे होते हैं तो 16,300 एक अच्छा बेस हमें लगता है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला कि पहला बेस 34,800, अगर ओपनिंग इसके नीचे होती तो बात अलग है। उसका 34,000 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेस है, मुझे लगता है कि शायद उसको रिस्पेक्ट करेगा। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो बाजार का जो रेजिस्टेंस है वो 35,800 पे है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। तो आज का ये एनालिसिस मैं यहीं पर समाप्त कर दूँ, बट मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। और आज के क्या जो ट्रेड हुआ उससे जो अंत में जिस तरीके से पोजीशंस बनी उससे कहीं ना कहीं जो है निराशा जो है, जो भी बुल्स पोजीशन जिन लोगों के पास होती है उनको निराशा हाथ लगी होगी। और जिनके पोर्टफोलियोज़ हैं अब वो पोर्टफोलियो में वीकनेस दोबारा से चलनी शुरू हो गई है। बट जितने भी लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं मैं ये कहूँगा कि बाज़ार गिरेगा, आप पहले बेच के निकल जाएंगे, लेकिन जब बाज़ार गिरेगा तो ख़रीद नहीं पाएंगे उस माल को। जनरली यही होता है कि जिन लोगों को पता है कि बाज़ार गिरने के चांसेस, वो माल बेच देते हैं और फिर उनको लगता है कि बाज़ार और गिरेगा और गिरेगा, और बाज़ार जब चलना शुरू होता है तो अपना माल जो बेचा है उसको ख़रीद नहीं पाते। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा, संयम रखिएगा, और फेयर वैल्यू निकाल पाना इतना आसान नहीं है। और बाज़ार देखिए बहुत सारे फैक्टर्स पे चलता है, और बाज़ार में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो लिक्विडिटी कम हो रही है उसका प्रेशर ज़्यादा है, बजाय कि आप ये सोचें कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो रीजंस है। देखिएगा जब लिक्विडिटी होती है तो ख़राब रिजल्ट पर भी शेयर अच्छा करते हैं, जब लिक्विडिटी कमज़ोर होती है
तो अच्छे रिजल्ट पर भी शेयर पड़े जाते हैं। ये बाजार की विडंबना है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो बाजार बहुत सारे फैक्टर्स के साथ काम करता है। और ये देखिएगा LIC का IPO आज से अगर एक साल पहले आता तो मुझे लगता है कि जिन प्राइस पे आया इनसे भी 30% प्रीमियम पे होता और लिस्टिंग पे गेन भी ज़्यादा मिल रहा होता और सब्सक्रिप्शन भी शायद ज़्यादा होती। बट बाजार है, बाजार में सेंटीमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की ये जो एनालिसिस है आपको कैसे लगी, और दिल खोल के मैंने जो है आपके साथ बात करने की कोशिश करी है। जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ चर्चा की है, किस तरीके की परिस्थिति बन रही है, किस तरीके का सेटअप बिगड़ा है। और कल के ब्लैक वेडनेसडे के बाद हम एक रिलीफ रैली की उम्मीद कर रहे थे, तो रिलीफ रैली भी जो है फेल होती हुई नज़र आई है, वीक पड़ती हुई नज़र आई है। तो ये अभी तक के बाजार के आकलन जो है मैंने आपके साथ की। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।